ब्रायोफाइटा में अब हम लोग लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। तो आइए सबसे पहले लिवरवर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। देखिए, लिवरवर्ट्स जो हैं वो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स का मतलब क्या हुआ? मॉइस्ट मतलब आपको मालूम है नम, और शेडी मतलब छायादार। तो नम और छायादार जगह पर ब्राफाइट्स पाए जाते हैं, खासकर लिवरवर्ट्स। ये कोई भी ब्राफाइट की बात हो रही है, चाहे वो लिवरवर्ट हो या मॉसेस हो, दोनों में आप पाएंगे कि दोनों ही मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो अलग से लिवरवर्ट्स के बारे में जब एनसीईआरटी बुक ने डिस्कस किया है तो वहां भी ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दिया है। तो लिवरवर्ट्स जो है मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स के एग्जांपल्स में बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स आ गया, ठीक है। फिर डैम सॉइल आ गया। उसके बाद फिर एग्जांपल होता है मार्शी एरिया आ गया, दलदली जो जगह होती है वो हो गया, ठीक है। तो मार्शी एरिया, मार्शी ग्राउंड उसको आप कह सकते हैं, मार्शी ग्राउंड हो गया। और डीप इन द वुड्स, लकड़ियों में अंदर तक आपको लिवरवर्ट्स मिलेंगे धंसे हुए, ठीक है। तो बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, डैम सॉइल, मार्शी ग्राउंड और डीप इन द वुड्स, ये हो गया हैबिटेट लिवरवर्ट्स का। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो लिवरवर्ट के बारे में जाननी है कि लिवरवर्ट्स की जो बॉडी है वो थैलॉइड होती है। हमने पहले भी बताया था एल्गी पढ़ाते समय कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें लीफ स्टेम रूट नहीं होता है उस बॉडी को थैलॉइड कहा जाता है। तो लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है थैलॉइड होती है। तो बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, ठीक है, थैलॉइड, ठीक है। थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है नो लीफ स्टेम एंड रूट, नो लीव्स, नो स्टेम एंड नो रूट्स, ठीक है। तो लीव्स, स्टेम और रूट नहीं होता है, तो ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है? थैलॉइड कहा जाता है। तो लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। और इसका एक कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो है मार्केंशिया। तो रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों इसके एग्जांपल होंगे। तो मैं यहाँ दोनों एग्जांपल दे जा रहा हूँ। रिक्सिया एक एग्जांपल हो गया और मार्केंशिया इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। एनसीईआरटी बुक में रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों का जिक्र नहीं है, मतलब जहां पर ये थैलॉइड एग्जांपल दिया है वहां सिर्फ मार्केंशिया का जिक्र है, बट आप ध्यान रखिएगा रिक्सिया मार्केंशिया दोनों होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लिवरवर्ट का बॉडी होता है यानी जो थैलस होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से जैसे दबा दिया हो किसी ने तो वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। चीजें दो तरीके से फ्लैटेंड होती हैं, या तो ऊपर और नीचे से दबा दीजिए या अगल बगल से दबा दीजिए। अगल बगल से दबा देंगे तो उसको बोलेंगे लेटरली फ्लैटेंड, और ऊपर और नीचे से दबा देंगे तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी जमीन से एकदम बिल्कुल सटा रहता है इसका थैलस, ये नहीं कि जमीन से उठा हुआ है इसका थैलस। तो क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम या क्लोजली अप्रेस्ड विद द सबस्ट्रेटम और डॉर्सोवेंट्रली थैलस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थैलस होता है, थैलस जो होगा वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, और दूसरा इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी सबस्ट्रेटम से वो काफी क्लोज एसोसिएशन में रहता है, क्लोजली चिपका रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर इसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें तो इस तरीके से आपको ये थैलस ये मिलेगा। मान लीजिए बोर्ड का जो सरफेस है
बोर्ड का जो ये सतह है वो है सबस्ट्रेटम और उस पर एक थैलस ऐसे चिपका हुआ है। तो ये हो गया रिक्सिया या मार्केंसिया का थैलस। ठीक है, कुछ लिवरवर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर चिपके रहते हैं। यानी इनमें जो हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं वो ट्रू स्टेम नहीं होता है और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं वो ट्रू लीफ नहीं होता है। दिखने में लीफ जैसा है, दिखने में स्टेम जैसा है, लेकिन वो ना तो ट्रू लीफ है ना ही ट्रू स्टेम है। तो ऐसे भी लिवरवर्ट्स होते हैं और उनके भी बॉडी को थायलॉइड ही बोलेंगे क्योंकि वो ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट उनमें नहीं होता है। तो कुछ लिवरवर्ट्स में देखें, सम लिवरवर्ट्स, कुछ लिवरवर्ट्स की बात हो रही है। कुछ लिवरवर्ट्स में क्या होता है, टिनी या टाइनी लीफ लाइक structures are present on stem-like structures. तो tiny leaf-like structures are present on stem-like structure. देखिए लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है, दिखने में स्टेम जैसा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी देखें स्टेम की, स्टेम पर नोड, इंटर नोड होते हैं, वो इसमें नहीं मिलेगा। लीफ में वेन्स होती हैं, वो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लीफ में स्टोमेटा होती हैं, वो उसमें नहीं मिलेगा। तो लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस दिख रहा है लीफ जैसा। और इनमें लीफ के 2 रोज होते हैं, 2 rows of leaf-like structures on stem-like structures, ठीक है। तो पत्तियों जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर के 2 कतारें होती हैं तने जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर पर। तो मान लीजिए तने जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है और उसमें पत्ती जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की 2 कतारें होती हैं, ये एक कतार है और ये दूसरी कतार है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लीफी लिवरवर्ट, इसको बोला जाता है लीफी लिवरवर्ट। तो आपको लिवरवर्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक को बोल दिया लीफी लिवरवर्ट और एक जो हो गया जिनका थैलस आपको मैं पहले बना के बता चुका हूं, इस तरह से होता है, ठीक है, जमीन पर ये चिपके रहते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थैलस होता है। तो ये सिंपली इनको हम लिवरवर्ट्स कहेंगे, ठीक है, और इनको हम लीफी लिवरवर्ट कहेंगे। दोनों ही लिवरवर्ट से बिलोंग करते हैं, यानी जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनकी 2 कैटेगरी होती है, एक इस तरह वाले लिवरवर्ट और एक इस तरह वाले लिवरवर्ट, ठीक है। इस तरह वाले लिवरवर्ट को लीफी लिवरवर्ट कहा जाता है और इनको नॉन लीफी लिवरवर्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रिक्सिया मार्केंसिया जो है वो नॉन लीफी लिवरवर्ट्स होते हैं, ये इस तरह से उनका थैलस होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। तो लिवरवर्ट में 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स, तो 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। जो इनकी प्लांट बॉडी है वो टुकड़ों में टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट से नया प्लांट बॉडी बनता है, चाहे ये थैलस टूटे चाहे ये थैलस टूटे। यानी थैलस जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसे ये टुकड़ों में टूट जाएगा और इससे फिर नया थैलस बन जाएगा। तो ये टूटा हुआ जो पोर्शन होगा थैलस का उसको फ्रेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेगमेंट्स कहेंगे। तो इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको जेमा कहा जाता है। दूसरा होता है जेमा। जेमा जो है वो सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर वर्ड है, और जेमी जो है वो प्लूरल वर्ड है, जेमी। जब ई लगा देंगे तो वो हो जाएगा जेमी, ठीक है। तो याद रखेंगे जेमा और जेमी, GEMMAE, ये हो गया जेमी, ठीक है। तो ये हो गया जेमी और GEMMA हो गया ये जेमा। तो जेमी जो है वो प्लूरल है और जेमा क्या है? सिंगुलर है। तो जेमी जो है वो प्लूरल है,
ये प्लूरल वर्ड है, ठीक। तो जेमा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। जेमा क्या है? ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये थाइलस पर एक छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स होते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स होते हैं, जिनको जेमा कप कहा जाता है। उसके अंदर ये बड होते हैं, वो बनते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसे मैं बनाता हूँ, थाइलस का एक पोर्शन में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक थाइलस का पोर्शन दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर आप बना देंगे, तो इसको बोल देंगे स्मॉल रिसेप्टिकल्स, स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ठीक। ऐसे कई सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे कप जैसे स्ट्रक्चर आपको थाइलस पर मिलेंगे, ठीक है, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, ठीक है। और इस स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर को जेमा कप कहा जाता है, ठीक। ये कप लाइक होता है, ध्यान रखेंगे, कटोरे जैसा होता है, और उसी को जेमा कप कहा जाता है। तो आप लिख लेंगे, इसी को जेमा कप कहेंगे, ठीक, जेमा कप कहेंगे। और इसी के अंदर जेमा जो है वो पाया जाता है, ये जेमा है, ठीक। इसी के अंदर जो है आपको जेमा मिलेगा। तो जेमा जो है वो बड है, ये ग्रीन होता है जेमा, मल्टी सेलुलर होता है, कई सेल का बना होता है, 8 शेप होता है। जेमा का शेप कैसा होता है? 8 शेप स्ट्रक्चर है। 8 में 2 लोब होते हैं, एक लोब ऊपर मान लो, एक लोब नीचे मान लो, ऐसे 2 लोब होते हैं ना, 8 दिख रहा है ना। और ये उसकी डंडी होती है जेमा का साथ, और ये जेमा कप है, ये कप के अंदर ऐसे तुमको जेमा दिखेगा। तो यहां ध्यान रखना है, ये हो गया जेमा, ठीक है, और ये हो गया जेमा कप, ठीक। और ये जो जेमा होता है वो होता क्या है? ये बड होता है। तो जेमा जो है वो बड है। तो जेमा के बारे में क्या क्या पॉइंट लिखोगे? इट इज ग्रीन, पहले तो लिख लेना ग्रीन, हरा होता है। दूसरा लिख लेना मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है। और जब हरा होगा तो अपना भोजन खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल बड है, मतलब ये बड है, ठीक। तो जेमा इज एसेक्सुअल बड, जेमा इज मल्टीसेलुलर, जेमा इज ग्रीन, और जेमा इज फॉर्म्ड इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप। और ये जेमा कप कहां पाया जाता है? थाइलस के डॉर्सल सरफेस पर, क्योंकि जब थाइलस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा तो एक सतह उसका जमीन की तरफ होगा और एक सतह आसमान की तरफ होगा, ऊपर होगा। तो उसके ऊपर ऐसे कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और हर कप के अंदर आपको जेमा मिलेगा, ठीक है। और वो जो जेमा होगा वो 8 शेप स्ट्रक्चर होगा, 8 की आकृति का स्ट्रक्चर होगा, उसमें 2 लोब्स होंगे, और जेमा ग्रीन होगा, जेमा मल्टीसेलुलर होगा। और होता क्या है? किसी कप में से ये जेमा टूट करके बाहर आ जाता है, इसी कप में से ये 8 शेप जेमा जो है वो टूट करके बाहर आ जाता है, और इससे फिर न्यू थाइलस बनता है, इससे फिर न्यू थाइलस बनता है। जनरली ये बात कहा जाता है कि एक जेमा से 2 थाइलस बनते हैं, एक लोब टूट के अलग थाइलस बनाएगा, दूसरा लोब टूट करके अलग थाइलस बनाएगा। एक जेमा में 2 लोब होते हैं, तो 2 लोब में से हर लोब से एक थाइलस बनता है। तो यूजुअली एक जेमा से कितने थाइलस बनते हैं? 2 थाइलस बनते हैं। अब जो लिवरवर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई है उसको समझते हैं। ब्राफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में भी आपको बता चुके हैं पहले। तो लिवरवर्ट में भी उसी तरह से ही होगा सब कुछ, क्योंकि लिवरवर्ट भी ब्राफाइट है। तो याद रखेंगे कि लिवरवर्ट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सा पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में आपको मालूम है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया प्लूरल वर्ड है और एंथ्रीडियम सिंगुलर वर्ड है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है, आर्किगोनिया। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है। आर्किगोनिया प्लूरल है, आर्किगोनियम सिंगुलर है, एंथ्रीडिया प्लूरल है, एंथ्रीडियम सिंगुलर है, ठीक है। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल, ये सेम थैलस पर पाए जाते हैं और डिफरेंट थैलस पर पाए जाते हैं। यानी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया
ऑफ आप सेम थैलस या डिफरेंट थैलस पर देख सकते हैं। दे ऑकर ऑन सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस। अगर सेम थैलस पर होगा तो वो स्पीशीज, वो जो लिवरवर्ट की स्पीशीज होगी मोनोशियस होगी, और अगर डिफरेंट थैलस पर होगा तो वो जो लिवरवर्ट की स्पीशीज होगी वो डायोशियस होगी। मोनोशियस लिवरवर्ट का मतलब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। डायोशियस लिवरवर्ट का मतलब होता है अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। तो सेम थैलस पर पाया जाता है उसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा रिक्सिया, ठीक है। और डिफरेंट थैलस पर पाया जाता है उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा मार्केंशिया। लिखा नहीं है लेकिन चित्र में दिख रहा है। तो मार्केंशिया में आप देखेंगे ऐसे थैलस बनाया हुआ है और ये नीचे राइजोइड्स हैं। बताए थे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्राफाइट्स में जिनसे कि पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये थैलस हो गया। और ये भी आपको बताए थे कि इसमें जेमा कप भी होता है, तो आप जेमा कप भी दिखा सकते हैं। एक थैलस में बहुत सारे जेमा कप हो सकते हैं। और फिर इसमें एक थैलस से ऐसे डंडी निकलती है और इस डंडी के ऊपर ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से ऐसे रेज लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। तो इसको ये फीमेल थैलस हो गया। ये कौन सा थैलस हो गया? ये फीमेल थैलस हो गया क्योंकि इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इस थैलस पर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मार्केंशिया का थैलस समझा है। और ये जो आप देख रहे हैं रेज लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली आर्किगोनिया इसके अंदर होते हैं। तो इसमें आर्की, ठीक है, आर्किगोनिया होता है इसके ऊपर। और ये जो डंडी होती है जिसके ऊपर आर्किगोनिया लटका रहता है छतरी नुमा अरेंजमेंट में, उसको आर्किगोनियोफोर कहा जाता है। आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर एक डंडी है जिसके ऊपर छतरी जैसे अरेंजमेंट में आर्किगोनिया लटकी रहती है नीचे की तरफ। और ऐसे ही मेल थैलस भी आप बना देंगे। मेल थैलस जो होगा उसमें भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, नीचे से राइजोइड्स निकले होंगे, सब राइजोइड्स है। और इसमें भी जेमा कप आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा कि थैलस से ऊपर की तरफ छतरी जैसा अरेंजमेंट में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो लटके होंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन लटके होंगे, एंथेरिडियम इसके अंदर होंगे। तो आप लिख लेंगे एंथेरिडिया, और जो डंडी होगी जिसके ऊपर की ये एंथेरिडिया लटके होंगे उसको एंथेरिडियोफोर कहा जाएगा। एंथेरिडियोफोर कहा जाएगा। तो एंथेरिडिया और एंथेरिडियोफोर ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंथेरिडियोफोर हो गया, एंथेरिडिया हो गया। और ये कौन सा थैलस हो गया? ये मेल थैलस हो गया। तो आप जब भी मार्केंशिया ऑब्टेन करेंगे, कहीं आपको अगर मार्केंशिया मिलेगा तो मार्केंशिया में दो तरह के थैलस मिलेंगे, फीमेल थैलस और मेल थैलस। फीमेल थैलस से वर्टिकली एक डंडी ऊपर निकली होगी जिसको आर्किगोनियोफोर कहेंगे। उसके ऊपर छतरी नुमा स्ट्रक्चर में क्या लगा होगा? आर्किगोनिया। जबकि मेल थैलस में भी एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर निकला होगा जिसको एंथेरिडियोफोर कहेंगे। उसके भी टिप पर आपको एंथेरिडिया लटके हुए मिलेंगे। तो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो मार्केंशिया है वो डायोशियस हुआ, ठीक है। डायोशियस हुआ यानी कि यूनिसेक्सुअल हुआ। क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल। एक थैलस पर एक सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है एक तरह का, और दूसरे थैलस पर दूसरे तरह का सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है। जबकि जो रिक्सिया है उसमें एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। और रिक्सिया में डंडी नहीं निकली रहती है, वो थैलस के अंदर ही धंसे रहते हैं सेक्स ऑर्गन। मान लो कि अगर ये रिक्सिया का थैलस है तो उसमें भी जेमा दिखेगा, वैसे डंडी मत निकालना, ये मत दिखाना। और इसी पर ही एंथेरिडिया कहीं दिखा देना, कहीं आर्किगोनिया दिखा देना। और ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डॉर्सल सरफेस पर होते हैं। किस सरफेस पर होते हैं? डॉर्सल सरफेस पर होते हैं। तो ये चीज आपको बता दिया गया कि जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर होंगे दोनों तरह के, या अलग अलग थैलस पर होंगे। सेम थैलस पर होंगे तो मोनोशियस थैलस होगा, ठीक है। तो रिक्सिया जो है वो मोनोशियस होगा, या इसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल होगा, यानी एक ही थैलस पर दोनों तरह के ही सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है। और ये भी जान लीजिएगा कि लिवरवर्ट में
रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद आर्किगोनिया के अंदर जो है वो जाइगोट बनता है, जाइगोट ही फिर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो तुरंत जो है बिना रेस्ट पीरियड के ही डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। ब्रायोफाइटा में बता चुके हैं। तो आर्किगोनिया के अंदर से वही स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूं कि लिवरवॉर्ट में जो आर्किगोनिया है, ये मान लीजिए आर्किगोनिया ऐसे लटकी हुई है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ छतरीनुमा स्ट्रक्चर में, ये ऐसे डंडी हुई है, ठीक। ऐसे बहुत सारी आर्किगोनिया ऐसे लटकी रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी आर्किगोनिया ऐसे लटकी रहती हैं, ठीक। तो इसी में ही फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना आर्किगोनिया का, जो निचला हिस्सा फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको वेंटर बोलते हैं, और इसी में स्पोरोफाइट बनता है। तो मैं स्पोरोफाइट बना के दिखा दे रहा हूं। तो स्पोरोफाइट में ये स्पोरोफाइट जब बनता है तो आर्किगोनिया के नेक को फाड़ करके ये बाहर चला आता है, ये स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब स्पोरोफाइट में आप देख रहे हैं 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो फुट एकदम बेस पर होता है, आर्किगोनिया के जड़ में होता है, वेंटर वाले हिस्से में। ये हो गया सीटा और उसके टिप पर ये होता है कैप्सूल। तो याद रखेंगे फुट, सीटा और कैप्सूल किसके पार्ट होते हैं? स्पोरोफाइट के पार्ट होते हैं। यानी कि लिवरवॉर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं और इसके अलावा जो भी कुछ देख रहे हो, थैलस, ये डंडी, ये आर्किगोनिया, थैलस, ये डंडी, एंथीरिडिया, ये सब गैमेटोफाइट है, सब हैप्लॉइड है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है वो स्पोरोफाइटिक सेल है, पहली सेल है जो स्पोरोफाइट है, और उसी में डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है, वो भी स्पोरोफाइट है। एम्ब्रियो ही फिर कन्वर्ट हो जाता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये 2N स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके कैप्सूल में ही मियोसिस के द्वारा स्पोर बनता है, यानी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन कैप्सूल। ये ध्यान रखिएगा, स्पोर कहां बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं। तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन कैप्सूल, कैप्सूल बाय मियोसिस। तो ये बताओ बेटा, मियोसिस कहां पर होता है? ब्रायोफाइटा में, खासकर लिवरवॉर्ट्स में। तो बोलोगे स्पोरोफाइट में होता है। स्पोरोफाइट के किस हिस्से में होता है? कैप्सूल वाले हिस्से में होता है। तो कैप्सूल वाले हिस्से में आपको बहुत सारे स्पोर्स दिखेंगे। तो ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पूरा ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, लेकिन स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। इसका मतलब कि स्पोर को बनाने वाली स्पोर मदर सेल जो कैप्सूल के अंदर है वो मियोसिस करके स्पोर बना रही है, और वो स्पोर कैप्सूल के फटने से, कैप्सूल के ऊपर एक ढक्कन होता है, ऑपरकुलम उसको बोलते हैं, वो खुलेगा और ये जो क्या बोलते हैं कैप्सूल है के अंदर से स्पोर बाहर आ जाएगा। कई बार कुछ जो ब्रायोफाइट होते हैं उनके कैप्सूल की बनावट कुछ अलग होती है, कैप्सूल जो है वो सड़ जाता है, उसमें ऑपरकुलम नाम की चीज नहीं होती और स्पोर बाहर चला आता है। तो डिफरेंट डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है स्पोर का। लिवरवॉर्ट में कोई स्पेशल डिस्पर्सल मैकेनिज्म नहीं होता है, खासकर इस जो कैप्सूल होता है बड़ा सिंपल टाइप का होता है, और उस कैप्सूल सड़ने के बाद स्पोर बाहर निकल आते हैं, या कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, खासकर मार्केंशिया में, जिनको इलेटर्स कहा जाता है। इलेटर्स इन कैप्सूल, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्पोरोफाइट के अंदर है, तो ये 2N होता है इलेटर्स, ठीक है। और ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इन मार्केंशिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेटर्स किस ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, तो बोल दोगे इलेटर मार्केंशिया में पाए जाते हैं, मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं। ये यहीं पर ऐसे लंबे लंबे स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इलेटर्स। तो इलेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब वातावरण में नमी, मॉइस्चर में चेंज आता है, तो इलेटर्स जो है वो अंदर से वो फूल करके जो कैप्सूल है उसको दबाते हैं, तो कैप्सूल फट जाता है और स्पोर बाहर चला आता है। तो इलेटर्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन मार्केंशिया। तो आपको समझ में आ गया कि लिवरवॉर्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। और ये जो स्पोर बाहर निकलने के बाद, अब मान लो ये कैप्सूल से स्पोर आया, बाहर निकला, तो इसके बाद इसी में से नया थाइलस फिर जर्मिनेट कर जाता है। तो स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थाइलस या गैमेटोफाइट, ठीक है। और स्पोर गैमेटोफाइट की पहली सेल है, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड,
ठीक है, तो हमने ब्राफाइट के रिप्रोडक्शन में आपको पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो एक बार फिर वो रिकॉल ही हो रहा है। तो इस तरह से लीवरवॉर्ट में रिप्रोडक्शन का जिक्र हो गया। अब हम लोग मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। मॉसेस में भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। जैसे लीवरवॉर्ट में भी जो थैलस था वो गैमेटोफिटिक था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आर्किगोनिया के अंदर से स्पोरोफाइट निकलता है, जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, अच्छा, जनरली सभी स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल जरूरी नहीं है, ज़्यादातर स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल होता है। कुछ ऐसे भी ब्राफाइट्स होते हैं जिनके स्पोरोफाइट में हो सकता है फुट ना हो, सीटा ना हो, केवल कैप्सूल हो। कैप्सूल अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन साथ में फुट और सीटा हो, यह जरूरी है कि यह जरूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ब्राफाइट के स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल होता है। ठीक है, अब आइए मॉस की बात करते हैं। तो मॉस जो होते हैं, मॉसेस, इनका जो प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, तो मॉस का जो गैमेटोफाइट होता है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोटोनीमा, और कई बार इसको प्राइमरी प्रोटोनीमा भी कहा जाता है। प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में से प्रोटोनीमा शब्द का जिक्र है, प्राइमरी प्रोटोनीमा शब्द का जिक्र नहीं है। और जो सेकंड फॉर्म होता है, जो बाद में बनता है, ये चूंकि पहले बनता है तो उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कहती है। जो सेकंड फॉर्म होता है उसको लीफी गैमेटोफोर कहा जाता है, लीफी गैमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, लीफी गैमेटोफोर। और ये लीफी गैमेटोफोर जो है ये प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनता है, फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा, फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा। एनसीईआरटी बुक में लिखा है फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा फ्रॉम अ बड, यानी सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर एक बड बनता है, उस बड से लीफी गैमेटोफोर निकलता है। जबकि मेरा कहना है कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, और प्राइमरी प्रोटोनीमा बिल्कुल अलग चीज है। पहले तो एनसीईआरटी बुक ने समझा ही नहीं कि प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या अंतर है। उसने लिख दिया कि स्पोर जब जर्मिनेट करता है, ठीक है, तो उससे एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, उसमें ब्रांचिंग होती है ऐसे, और ये जो ब्रांचिंग होती है इसी को आप प्राइमरी प्रोटोनीमा कहेंगे। जमीन पर ये ऐसे पाया जाता है, तो ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो स्पोर के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफिटिक स्टेज निकलती है मासेस में, वो क्या है, प्राइमरी प्रोटोनीमा है। और इसी प्राइमरी प्रोटोनीमा, मान लीजिए प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जमीन पर स्प्रेड करती है, ठीक, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से ही एक, ये तो हो गया हॉरिजेंटली जमीन पर जो है वो प्रोस्टेट तरीके से फैल रही है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर ग्रीन थाइलस, ये भी तो थाइलस ही हुआ ना। तो मॉसेस में गैमेटोफिटिक स्टेज 2 तरीके से दिखता है। एक जो स्पोर से जर्मिनेशन जब होता है तो एकदम फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रांड मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर या ब्रांड मल्टीसेलुलर फिलामेंटस थाइलस, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। और इसी प्राइमरी प्रोटोनीमा पर उसके बाद जगह जगह आप देखेंगे इसमें वर्टिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो निकलने लगता है, उसमें एक्सिस जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, और इसी में से नीचे इसके राइजोइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, राइजोइड्स बन जाएंगे, राइजोइड्स बन जाएंगे। और ये जगह जगह निकलेगा, ऐसा नहीं एक ही जगह से निकलेगा। और राइजोइड्स बन करके निकल करके इसके नीचे से ये मिट्टी में चले जाएंगे राइजोइड्स, और इसी में फिर इसमें इसकी एक्सिस में ब्रांचिंग होगी, और इस पर लीफ का स्पाइरल अरेंजमेंट आपको दिखेगा, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफोर। ठीक है, तो लीफ का स्पाइरल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। और ये लीफ ट्रू लीफ नहीं है, और ये जो एक्सिस है ये ट्रू स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ना तो उसको आप लीफ बोलिए, ना स्टेम बोलिए, ना तो रूट बोलिए, ये तो राइजोइड है।
और जैसा बता चुके हैं मॉसेज में जो राइजोइड होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। मॉसेज में जो राइजोइड होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और ब्रांच होता है, ब्रांच होता है। जबकि लिवरवॉर्ट में जो राइजोइड होता है वो यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच्ड होता है। मॉसेज में राइजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच, लिवरवॉर्ट में राइजोइड जो होता है वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। तो ये हो गया मेन एक्सिस, और इस पर आप लिख देंगे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब ये जो लीव्स हैं ये ट्रू लीफ नहीं, तो इनको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम नहीं है, ये इसको एक्सिस बोलिए या बोलिए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर आप जो नीले रंग से दिखा है ये है लीफी गैमेटोफोर। तो लीफी गैमेटोफोर किसके ऊपर निकला? लीफी गैमेटोफोर प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर निकला। तो स्पोर मास का कहीं गिरा, उस स्पोर का जर्मिनेशन हुआ और ऐसे फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर जो है वो जमीन पर फैल गया और जगह जगह उस फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या डेवलप हो गए? लीफी गैमेटोफोर डेवलप हो गए। तो लीफी गैमेटोफोर डेवलप हुआ किससे? प्राइमरी प्रोटोनिमा से। स्पोर से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, और प्राइमरी प्रोटोनिमा पर जगह जगह से लीफी गैमेटोफोर निकल जाते हैं। और जब राइजोइड जमीन में अच्छे तरीके से जम जाता है, धंस जाता है, तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा सड़ जाता है, अब इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। तो गैमेटोफिटिक ये भी स्टेज है, गैमेटोफिटिक ये भी स्टेज है। ये भी स्टेज में हर सेल हैप्लॉइड है, इस स्टेज में भी हर सेल हैप्लॉइड है। और लीफी गैमेटोफोर पर, इसको लिख लिया, लीफी गैमेटोफोर पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। प्राइमरी प्रोटोनिमा पर या प्रोटोनिमा पर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, लीफी गैमेटोफोर पर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो आप इस पर सेक्स ऑर्गन दिखा सकते हैं, इस पर आर्किगोनिया दिखा सकते हैं। आर्किगोनिया का समूह होता है कुछ ब्रांच पर, और कुछ ब्रांच पर एंथ्रीडिया का समूह होता है, ये एंथ्रीडिया। तो इसी पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो एंथ्रीडिया बना दीजिए कुछ ब्रांच पर, कुछ ब्रांच पर आर्किगोनिया बना दीजिए। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन आप एक ही लीफी गैमेटोफोर पर बना दीजिए। तो ब्रायोफाइट में मॉसेस, आप बोलेंगे साहब ये मॉस का प्लांट है, ये भी मॉस का प्लांट है, ये स्पोर से तुरंत तुरंत जब निकलता है तो ऐसा दिखता है। और जब कुछ समय बाद इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा पर जो है, प्राइमरी प्रोटोनिमा पर ये लीफी गैमेटोफोर बन जाता है। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है मैं बताता हूं, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है। ये कोई सेल टूट करके अलग हो जाएगी इसके मेन एक्सिस से, या पत्ती की सेल या राइजोइड की सेल, और उससे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनेगा प्रोटोनिमा, उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलेंगे। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी देखने में प्राइमरी प्रोटोनिमा जैसे ही होगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज आल्सो सिमिलर टू प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है, ठीक है। इट इज फॉर्म फ्रॉम एनी बड और सेल ऑफ लीफी गैमेटोफोर, लीफी गैमेटोफोर। लीफी गैमेटोफोर पर कोई बड बना टूट के अलग हो गया, या पत्ती बनी टूट के अलग हो गई, तो वो भी पहले प्रोटोनिमा जैसा स्ट्रक्चर, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि वो स्पोर से नहीं बना है इसलिए उसको सेकेंडरी बोलेंगे, जो स्पोर से बनेगा उसको प्राइमरी बोलेंगे। तो लीफी गैमेटोफोर से जो प्रोटोनिमा बनेगी उसकी कोई सेल टूट के, कुछ ग्रुप सेल की टूट के अलग हो गई और उससे फिर बन रहा है फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोल दोगे। स्पोर से जो प्रोटोनिमा बन रहा है उसको प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल दोगे। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर ही लीफी गैमेटोफोर बनते हैं। अच्छा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर भी लीफी गैमेटोफोर बन सकते हैं। तो अब समझ में आया? तो लीफी गैमेटोफोर बनना ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर भी संभव है, प्राइमरी प्रोटोनिमा पर भी संभव है। तो ये क्यों कहना कि लीफी गैमेटोफोर सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर ही बनता है? समझ में आया? अगर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा तो ये प्रोटोनिमा किस लिए बना है? लीफी गैमेटोफोर आया कब पहली बार? स्पोर से जब प्राइमरी प्रोटोनिमा बन गया या प्रोटोनिमा बन गया, और लीफी गैमेटोफोर जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बना, तो आपको बताना चाहिए ना एनसीईआरटी बुक को कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा आया कहां से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हमने आपको क्लियर कर दिया कि मॉसेज में जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है वो दो रूपों में दिखता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा जो स्पोर से बनता है, और फिर उसी के ऊपर लीफी गैमेटोफोर बनता है, उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है
वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है। जो लीफी गैमेटोफोर बन जाते हैं उसमें लीफ की कुछ सेल टूट के अलग हो गई या स्टेम की कुछ सेल टूट के अलग हो गई। जब मैं यहाँ लीफ और स्टेम बोलता हूँ तो उसको लीफ लाइक या स्टेम लाइक समझिएगा, ठीक है। ट्रू लीफ नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है। राइजोइड की कुछ सेल टूट के अलग हो गई तो उनमें डिवीजन होकर के एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनता है वेजिटेटिवली, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और राइजोइड ध्यान रखिएगा मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होता है मॉसेज में, और लिवरवॉर्ट में राइजोइड जो होता है वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब एक चीज क्लियर रखिएगा कि इनमें क्या होता है, जो आर्किगोनिया होता है भाई, इसमें से एंथ्रोजोइड निकलेगा, आर्किगोनिया में जाकर के इसको फर्टिलाइज करेगा, तो जाइगोट कहाँ बनेगा, आर्किगोनिया के वेंटर में अंदर, उससे एम्ब्रियो बनेगा और फिर उसी से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो आइए अब हम लोग मॉसेज में रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करते हैं। तो मॉसेज में दो तरह का रिप्रोडक्शन का जिक्र है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मॉसेज में दो तरह का जिक्र है रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअली जो ब्राफाइटा वाला टॉपिक है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही वहां पर है, ठीक है ना। इसलिए कहीं जगह इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, कई जगह इसको उसी एनसीईआरटी बुक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। अब जब आप लिवरवॉर्ट पढ़ रहे थे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा था, जब मॉसेज पढ़ रहे थे तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा है। इसका मतलब है कि मॉसेज के केस में या लिवरवॉर्ट के केस में या ब्राफाइट के केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक ही कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, थैलस जो है टूट जाएगा और हर टूटे हुए टुकड़े से, हर टूटे हुए टुकड़े को फ्रेगमेंट कहेंगे और उससे एक नया प्लांट या नया थैलस डेवलप हो जाता है। और दूसरा बडिंग से होता है, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना था वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही बनता है और उसमें भी बडिंग होगी तो और बहुत सारे जो है वो प्लांट्स बनेंगे। तो बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बल्कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा का मेन मकसद बडिंग के द्वारा बहुत सारे मॉस प्लांट को प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा मात्रा में वो प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक ने शायद सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी गैमेटोफोर का बनना लिखा है। प्राइमरी प्रोटोनीमा तो एक ही बार में बनेगा स्पोर से, और उसको कुछ लीफी गैमेटोफोर जब बन जाएंगे तो प्राइमरी प्रोटोनीमा सड़ गया। अब जब लीफी गैमेटोफोर की पत्तियां या तने या राइजोइड से कुछ सेल टूट के अलग हो जाएंगे और उनसे जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा तो अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ही पर भी बहुत सारे लीफी गैमेटोफोर बनेंगे। तो तेजी से जो ग्राफाइट की आबादी बढ़ेगी, मॉसेज की आबादी बढ़ेगी, वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा की वजह से बढ़ेगी। तो वही लिखा कि लीफी गैमेटोफोर जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनते हैं, बट ये मतलब नहीं कि प्राइमरी प्रोटोनीमा से नहीं बनते। पहली बात तो प्राइमरी प्रोटोनीमा से ही बनेंगे। तो बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो है वो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, कैप्सूल, सीटा और फुट। अब आप देखिए ये एक्सिस हो गया ब्राफाइट का, ये राइजोइड हो गया, ठीक है, राइजोइड हो गया, और उस पर ये स्पाइरली अरेंज लीव्स हो गई, और आगे जाकर के इसमें ब्रांचिंग भी दिखा दीजिए, ठीक है। और इसमें दिखा दीजिए आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया का समूह है, और एक पर क्या है, एंथ्रीडिया का समूह। और एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, वो आकर के आर्किगोनिया में घुस करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, और यहाँ से फिर ये स्पोरोफाइट बनता है। अब देखिए ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया सीटा लंबा सा, और ये हो गया फुट। तो फुट हो गया, ये सीटा हो गया, और ये कैप्सूल हो गया। याद रखिए मॉसेज के स्पोरोफाइट ज्यादा इलैबोरेट और वेल डेवलप्ड होते हैं लिवरवॉर्ट के स्पोरोफाइट के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इन मॉसेज आर मोर इलैबोरेट देन लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स के तुलना में मॉसेज के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो ज्यादा इलैबोरेट होते हैं, क्योंकि लिवरवॉर्ट में कुछ लिवरवॉर्ट में केवल कैप्सूल होगा, फुट सीटा नहीं होगा। केवल कुछ ही होंगे जिसमें फुट सीटा कैप्सूल तीनों होगा, और कैप्सूल के अंदर घुस के देखेंगे तो बहुत कम स्ट्रक्चर दिखेंगे। लेकिन मॉसेज के कैप्सूल के अंदर घुस के देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसलिए मॉसेज का स्पोरोफाइट लिवरवॉर्ट के स्पोरोफाइट के तुलना में ज्यादा इलैबोरेट होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी बुक लिखता है। और जैसा कि आपको मालूम है ये स्ट्रक्चर जो है स्पोरोफाइट है, तो ये स्ट्रक्चर 2n हो गया,
और ये काले रंग से जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइट है, तो ये स्ट्रक्चर एन हो गया। तो राइजोइड, स्टेम, लीफ, सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया, आर्टिगोनिया, ये सब एन है, सब गैमेटोफाइट के पार्ट हैं। और जो उसके ऊपर नीले रंग से बना है स्पोरोफाइट, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, जाइगोट से बना है, फूड सीटा कैप्सूल, ये डिप्लॉयड है और ये स्पोरोफाइट है। और कैप्सूल के अंदर बता चुके हैं इसमें स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, इसमें स्पोर्स जो है वो मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। और स्पोर बनने के बाद ये स्पोर कैसे बाहर निकलेंगे, इसकी विशेष विधि, बहुत ही कॉम्प्लेक्स विधि, बहुत ही इलैबोरेट मैकेनिज्म दिखाता है मॉसेस। तो मॉसेस के बारे में ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लिवरवर्ट की तुलना में कैप्सूल से स्पोर बाहर कैसे निकाला जाए, इसका इलैबोरेट मैकेनिज्म मॉसेस दिखाते हैं, ठीक है। तो इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, इलैबोरेट मैकेनिज्म of spore dispersal is seen in mosses. तो elaborate mechanism of spore dispersal is seen in mosses. तो mosses में spore dispersal का elaborate mechanism जो है वो देखा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये mosses के बारे में या लिवरवर्ट के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में अलग से पॉइंट दिया था वो बता दिया। हालांकि जब ब्रायोफाइटा का जनरल स्ट्रक्चर और उनके रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था उसमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई थी। अब उसके बाद लास्ट में है इन एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स जो ब्रायोफाइट के हैं या मॉसेस के एग्जाम्पल, सॉरी लिवरवर्ट में तो आपको हमने 2 एग्जाम्पल बताए हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया, लेकिन मॉसेस के एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, ठीक है, स्फेग्नम है, तो ये सब आप लिख लेंगे। तो फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया और स्फेग्नम हो गया। फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया और स्फेग्नम हो गया। स्फेग्नम को पीट मॉस, बॉग मॉस, ठीक है, ये सब नाम से जाना जाता है। और फ्यूनेरिया आप याद रखेंगे और पॉलीट्राइकम याद रखेंगे।